स्वागत है आप सभी का जीएस विद वैभव चंद्रा चैनल पर। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे आए हैं। आज 16 दिसंबर है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बनाया जो कि सभी के लिए इंटरेस्टिंग हो। तो आज हम लोग समझेंगे कि 16 दिसंबर 1971 के दिन हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे इस विश्व के नक्शे में एक नया देश जन्म लिया था। कहा गया सभी को मुबारक हो, बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो बस आज हम लोग उसी की कहानी सुनेंगे और उसी कहानी को समझेंगे कि बांग्लादेश कैसे पैदा हुआ, कैसे जन्म लिया इस वर्ल्ड मैप पर, दुनिया के नक्शे पर। तो ये मामला हम लोग समझते हैं थोड़ा एकदम कहानी के रूप में, एकदम मस्त से, एकदम फ्री होकर समझते हैं। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है 20-25 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन घबराइएगा नहीं। साल 1970 की बात है, जब पाकिस्तान में पहली बार आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव का मतलब जैसे हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है, उस तरीके से पाकिस्तान में पहली बार 1970 में आम चुनाव हुआ था। एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, एक दिन आगे पीछे। और भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ये आम चुनाव 1970 में पहली बार हो रहा था। देख रहे हैं इस मामले को, समझ रहे हैं। अब ये आम चुनाव जो हुई थी, तो पाकिस्तान उस वक्त दो भागों में बटा था। इधर पश्चिम, इसको इधर वाले को कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? पश्चिमी पाकिस्तान। इधर वाले को बोलते हैं जो भारत के इधर पड़ता है पश्चिम में, और जो भारत के पूरब में पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज के समय में बांग्लादेश कहा जाता है। लेकिन हम लोग मामला समझ रहे हैं 1970 के समय में वहाँ पर आम चुनाव हुआ था। और कुल टोटल जो सीटों पर चुनाव हुआ था वो टोटल 300 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर? 300 सीटों पर चुनाव हुआ था लोकसभा का। इनमें से 13 सीटें जो थे वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, उस पर चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे, मतलब महिलाएं मनोनीत होंगी। इधर से कुल 6 थी और इधर पश्चिमी से 7। जनसंख्या अधिक पश्चिम पाकिस्तान में, पूर्व पाकिस्तान में था। तो पूर्वी पाकिस्तान में 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी और पश्चिमी में 6। इनके चुनाव से मतलब नहीं था। बहुमत लाने के लिए कुल टोटल 151 सीटें जीत के लिए चाहिए थे, कि जो चुनाव जीतेगा, जो 151 सीटें जीतेगी जो पार्टी, उसकी सरकार बनेगी। और उस वक्त पाकिस्तान के जो वो हेड थे, वो प्रेसिडेंट जिसे एक तरीके से कहे तो वो थे याहिया खान, नाम था, नाम याद रखिएगा। 1970 में वहाँ के जो हेड थे, यानी सैन्य पावर जिसके हाथ में थी, वो थे याहिया खान। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे नूरुल हक। जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो चुनाव हुआ था इस प्रधानमंत्री के लिए। तो चुनाव हुई था, और जो इधर वाले क्षेत्र से जो पार्टियां चुनाव लड़ने वाली थी, उनमें से मुख्य रूप से जो पार्टी थी वो एक तो थी पीपी का नाम होता है, ट्रिपल पी का नाम होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके जो हेड थे उस व्यक्ति का नाम था जुल्फिकार भुट्टो। क्या नाम था? जुल्फिकार भुट्टो। और उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी भी वहाँ एक लड़ी रही थी, मतलब डेमोक्रेटिक कंजर्वेटिव पार्टी, और एक सोशल पार्टी, जैसे हमारे देश में होता है ना सामाजिक पार्टी, उसे देखो वहाँ पर एक सोशल पार्टी भी चुनाव लड़ी। वेस्ट की जितनी भी पार्टियां थी सभी मिलकर चुनाव लड़ी, और टोटल कितने सीटें जीते? 140 सीटें। इसका मतलब अभी तक जो सत्ता इधर के हाथ में थी, और फिर यहाँ पर भी वही चुनाव हुआ था, आम चुनाव। चूंकि मैंने कहा ना कि ये पश्चिम पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ पर भी चुनाव हुआ। यहाँ पे जो पार्टी चुनाव लड़ रही थी उस पार्टी का नाम था अवामी लीग। उस पार्टी का क्या नाम था? अवामी लीग पार्टी नाम था। और इस पार्टी के जो मुखिया थे, उस मुखिया का नाम था शेख मुजीबुर रहमान नाम था, रहमान। जो आज के समय में आपने इनकी पुत्री का नाम सुना होगा, शेख हसीना, जो आज के समय में वहाँ की जो अब तो वृद्ध हो गई हैं, इन्हीं की पुत्री है, जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है 4 बारों से लगातार। तो इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की ही लड़की है, जो वर्तमान में बांग्लादेश की क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। तो इन्होंने जो अकेले अपने दम पे कितने सीटें जीते थे? कुल टोटल 160, और 7 जो इधर के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित थे वो भी 7 सीटें इन्होंने जीता। तो कुल टोटल मिलाकर कितने सीटें जीत गए? 167 सीटें। अब ये तो तय था कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? शेख मुजीबुर रहमान बनेंगे। मतलब यहाँ का जो अब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुखिया कौन बनेगा? शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन यहाँ के जो याहिया खान थे और ये जो नूरुल अमीन थे, इन दोनों का सोचना था कि भाई हम लोग यहाँ इधर की सत्ता इधर देना नहीं चाहते थे, बेईमानी करने लगे। देखो कितना ईमानदारी की बात है कि चुनाव हुआ ईमानदारी से, पहली बार चुनाव हुआ आम चुनाव, और ये लोग बेईमानी करने लगे। चुनाव जीता है अवामी लीग, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी पुत्री आज के समय में प्राइम मिनिस्टर है, और वो भी बहुमत से जीते हैं।
प्राइम मिनिस्टर इनको बनना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट वहाँ का इनको बनना चाहिए था, हेड इनको बनना चाहिए था देश का, लेकिन इनको ये लोग जो थे उनको ये हक देने को तैयार नहीं थे। तो जैसे चुनाव के बाद एक बार सभी पार्टियों की क्या की जाती है, बैठक बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है, बैठक। उस बैठक को बुलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो थे ये प्रेसिडेंट याहिया खान ने ये बैठक बुलाई ही नहीं। बैठक बुलाते तो उसमें ये होता कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, आपका नेता कौन बनेगा, ये सब पूरे चुने जाते हैं ना। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को ये वो पद या वो ओहदा देना ही नहीं चाहते थे। कौन लोग, याहिया खान। तो हुआ क्या कि ये चुनाव 1970 में हुआ था और मार्च का समय आ गया 1971 में। मार्च 1971 के समय में पाकिस्तान ने इनको यहाँ पर मंत्री पद न बनाकर यहाँ पर अपनी सेना भेज दी, जिसको कहा जाता है सर्च लाइट ऑपरेशन। क्या कहा जाता है, सर्च लाइट ऑपरेशन के तहत यहाँ पर सेना भेज दिया गया। और सेना भेज दी गई तो यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जो व्यक्ति चुनाव जीते थे, इस व्यक्ति को पकड़ के क्या किया गया, पश्चिमी पाकिस्तान में भेज दिया गया। ये लोग चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान कोई दूसरा पद ले ले, छोट पद ले ले, लेकिन राष्ट्र का पद न ले। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान का कहना था कि हम बहुमत है, पार्टी हमारी जीती है, हम तय करेंगे कि आप कौन तय करने वाले हैं। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, बेईमानी कर रहे थे, दिन दहाड़े बेईमानी कर रहे थे। और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के जेल में डाल दिया और इधर से और अधिक सेना भेजी गई यहाँ पर। ये 1970 मार्च की घटना में बता रहा हूँ, 1971 में मार्च की घटना। और यहाँ पर जैसे ही सेना आई तो यहाँ पर बहुत उत्पात मचाया। यहाँ पर महिलाओं को बहुत बलात्कार किए गए, जिस महिला को पाते उसका बलात्कार कर, जो कि सेना का जब शासन आ जाता है तो समझते हैं कि क्या मामला होता है। जो यहाँ के जो ये अधिकतर जो सांसद चुनाव जीते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 160 लोग, उनमें से अधिकतर लोग भाग के कहाँ जाने लगे, पाकिस्तान में जाने लगे। तो मतलब इधर भारत में इधर असम, त्रिपुरा, मेघालय, इधर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब क्षेत्रों में भाग कर आने लगे। भारत के लिए भी समस्याएं ये बढ़ती जा रही थी। समस्याएं भारत के लिए भी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी कि भाई हमारे देश में अचानक से क्या हो रहा है, जनसंख्या, सोचिए अचानक से जनसंख्या जब देश में बढ़ने लगे तो समस्याएं बहुत बड़ी हुई। और इनके नेता जो बेचारे सांसद बने तो वो भी भाग रहे हैं जान छुड़ा कर। और जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब यहाँ पर मुस्लिमों के भाईचारा कहाँ चली गई थी। अब वहाँ पर वही मैंने कहा ना बार बार कि सत्ता जो होती है वो न तो धर्म देखती है न जाति। ये सत्ता के लालची जो लोग होते हैं किसी को भी कुछ भी करवा देंगे, हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा देंगे, मुस्लिम में मुस्लिम को करवा देंगे। अब वहाँ पर देखिए मुस्लिम भाई बहन नहीं पहचान पा रहे हैं, दूसरे के बलात्कार कर रहे हैं, हत्याएं किए जा रहे हैं, बहुत नरसंहार किया जा रहा था। और उस वक्त हमारे देश में 1971 के समय में मार्च अप्रैल के महीने में उस वक्त हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी। उस वक्त इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, हमारे भारत में इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी को। उस वक्त भारत में इनका बड़ा बोलबाला था। उस वक्त आई फॉर इंडिया ना होकर आई फॉर क्या हुआ करता था, इंदिरा गांधी, इतना ज़्यादा इनका चर्चा रहता था। तो भारत इस समस्या को सुलझाने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने यहाँ कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट का मतलब होता है जो मेन मंत्री हैं उन मंत्रियों को बुलाया। उस वक्त हमारे देश के जो सेना प्रमुख थे उनका नाम था मानिक शाह। क्या नाम था, मानिक शाह नाम था। हमारे जो देश के जो उस वक्त सेना प्रमुख थे, थल सेना प्रमुख, उस व्यक्ति का नाम था मानिक शाह। मानिक शाह को भी बुलाया गया। अप्रैल का महीना आ गया था। तो मानिक शाह से जब ये कहा गया कि भाई हमारे देश पर समस्याएं बढ़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तानी वर्ग घुस करके इतना ज़बरदस्त नरसंहार कर रहे हैं और यहाँ की जनसंख्या तेज़ी से भाग करके हमारे देशों में आ रही है, कुछ तो कीजिए, आक्रमण कीजिए ताकि पाकिस्तानियों को यहाँ से भगाया जाए, इस पर आक्रमण किया जाए। लेकिन उस वक्त मानिक शाह ने इंदिरा गांधी से कहा, अप्रैल का महीना था, अप्रैल 1971 में मानिक शाह ने कहा कि देखिए अगर अभी हम लोगों ने वर्तमान में अगर जज्बात में आकर के आक्रमण पाकिस्तान पे कर दिया, पहली बात तो मानिक शाह आक्रमण करने को तैयार नहीं हुए और मानिक शाह ने साफ साफ कर दिया कि अगर अभी मुझसे आप आक्रमण करवाएंगे पाकिस्तान पर तो मेरा इस्तीफा आप ले लीजिए और मैं ऐसे समय में आक्रमण नहीं कर सकता। क्योंकि अप्रैल के महीना में अगर हमने आक्रमण किया, 25 अप्रैल के समय के आसपास बात है, 25 अप्रैल की बात है, ये 25-26 अप्रैल का। तो उन्होंने कहा कि ऐसे समय में अगर मुझे आक्रमण करने का आदेश देंगे तो मैं ये पहली बात तो इस्तीफा दे दूंगा, लड़ाई लड़ूंगा नहीं, और लेकिन ये गारंटेड लिख कर भी दे सकता हूँ कि ये लड़ाई हम लोग हार जाएंगे। अब इंदिरा गांधी के लिए समस्या है कि भाई देश को बचाना भी है और ये जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है, किया जाए तो क्या किया जाए। तो
मानिक शाह ने बताया कि देखिए भाई, चल रहा है ये समय 25 अप्रैल चल रहा है और आने वाला है समय किसका, गर्मी का समय आ रहा है। गर्मी का समय आएगा तो गर्मी के समय में मानसून भी आएंगे। 25 अप्रैल का महीना है, मतलब मई शुरू होने वाला है, मई शुरू होने वाला है तो मानसून भी आएगा। मानसून आएगी तो जो इधर की जो शाखा से जो बारिश होती है बंगाल में, उस वक्त जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में सबके सब क्या हो जाएंगे, बाढ़ ही बाढ़, पूरा एरिया दलदली हो जाएगा। ऐसे समय में मान लो कि उस वक्त गर्मी के समय है तो उस वक्त हिमालय जो है, ये हिमालय जो है, ये हिमालय की जो बर्फ़ की टोपियां हैं, जो हिमालय बर्फ़ से भरा रहता है, गर्मी के समय में वो भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब मान लेते हो कि उस वक्त अगर पाकिस्तान मान लेते हैं कि चाइना का मदद ले लेगा, उस वक्त चाइना की मदद मांग लेगा, तो चाइना उस वक्त हमारे देश पे आक्रमण कर सकता है। मानिक साहब सोचो कि उस वक्त हमारे देश के जनरल जो थे, सेनाध्यक्ष, कितने बुद्धिजीवी थे, इनका कहना था कि भाई इस वक्त हम लोग आक्रमण करेंगे अप्रैल के महीने में, एक तो बारिश भी आ जाएगी, शुरू हो जाएगी और दलदली एरिया हो जाएगा। और पाकिस्तान अगर मान लो चाइना की मदद मांग लेता है तो ऊपर से भी क्या हो जाएगा, ऊपर से बारिश, जो हिमालय है उसकी बर्फ़ की जो टोपियाँ हैं वो सभी पिघली होंगी और चाइना हमारे देश पे आसानी से आक्रमण कर देगा। तो स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाएगी और हम लोग लड़ाई क्या होंगे, आसानी से हार जाएंगे। ऐसे समय में तब फिर पूछा गया कि तब क्या किया जाए। तब मानिक शाह ने कहा था कि हम लोग इंतज़ार करते हैं, सही समय का इंतज़ार करेंगे और समय आएगा कि जब हम लोग क्या करेंगे, इन पर आक्रमण करेंगे। और एक चीज़ कि बांग्लादेश में जब घुस कर के ये नरसंहार कर रहे थे तो बांग्लादेश में इन पाकिस्तान के जो सेना थे उनसे लड़ने के लिए एक जो पाकिस्तान के लोगों द्वारा एक अपनी सेना गठित की गई थी, इधर के द्वारा, जो बांग्लादेश जो आज है इधर के द्वारा उन सेनाओं से लड़ने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए एक संगठन बना था जिसे कहते हैं मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी संगठन था। मुक्ति वाहिनी संगठन जो थी वो पाकिस्तान की सेनाओं से क्या कर रही थी, छुप के लड़ रही थी, गुरिल्ला वार कर रही थी। गुरिल्ला वार का मतलब होता है छुप के लड़ाई लड़ना। और ऐसे समय में मानिक शाह ने कहा कि हमें इस मुक्ति वाहिनी का क्या करना चाहिए, ऐसे समय में मदद करनी चाहिए। हम डायरेक्ट लड़ाई न लड़के क्या करें, इस मुक्ति वाहिनी की मदद करें, इनको हथियार भेजा जाए, इनको राइफल नए किस्म के दिए जाए, ताकि अभी वर्तमान में ये धीरे धीरे उससे क्या करते रहें, लड़ते रहे। और उसी वक्त हम इंदिरा गांधी को पता चल गया था कि स्थितियां खराब होने वाली है। तो अगस्त के महीने में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, ये गई थी रूस में जाकर के रूस के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है भाई हम एक दूसरे की क्या करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर मदद करेंगे, मतलब मित्रवत संबंध बनाया था कि मुसीबत आएगी तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अब ये जो थे इतना उत्पात मचाए, अब समय बीतता गया, स्थितियाँ बहुत ख़राब होती जा रही थी। हमारे देश में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा था। ये मामला और तब बढ़ गया जब समय आया 3 दिसंबर का। अब इंदिरा गांधी जी, अब दिसंबर का महीना आ गया था, ठंडी का समय, अब 3 दिसंबर का समय आ गया था। तो एक बार मिटा लेते हैं इनको, हम मिटा लेते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं। देखिए अब समय आ गया था, तो मामला को बड़ा शांति से इंदिरा गांधी सब देख रही थी। समय आया कब, 3 दिसंबर 1946, 1971, 3 दिसंबर 1971 का समय आया। उस वक्त इंदिरा गांधी जो थी, जो बांग्लादेश से सटा इलाका है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भाषण देने गई थी। और जब भाषण दे रही थी तो उनके पास एक खत आया कि भाई पाकिस्तान ने हमारे देश पे क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। और कहाँ से आक्रमण किया था पाकिस्तान, तो इधर वाला देखिए, यहाँ पर एक एरिया पर, जब जम्मू कश्मीर की राजधानी है जिसको नाम है श्रीनगर, क्या नाम है, श्रीनगर। और उसी के बगल में कुल कई जगह हैं। राजस्थान में एक है बालासोर करके जगह है, बालासोर या कुछ ऐसी नाम है, और जैसलमेर है। तो उस वक्त पाकिस्तान के कुछ लोग आपस में ही कहकर ये मजाक उड़ा रहे थे इधर के लोग कि हम लोग सुबह का जो नाश्ता है वो करेंगे पाकिस्तान में, दोपहर का यहाँ का जो बालासोर है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, और दोपहर का शाम का नाश्ता करेंगे जालंधर में और रात का नाश्ता करेंगे दिल्ली में। मजाक उड़ाया, सोच रहे थे कि भारत को हराना आसान है 3 दिसंबर के दिन। और वो ऐसा क्यों सोच रहे थे, मैं वो भी कहानी बता रहा हूँ कि क्यों वो ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग भारत को तो आराम से हरा देंगे, क्योंकि अमेरिका का साथ था इसको भाई। तो अब ऐसे समय में जब भारत पे आक्रमण हो गया 3 दिसंबर के दिन,
तो जो बॉर्डर मूवी आपने देखा होगा ना, तो वो इसी जगह की कहानी है, इसी जगह की कहानी है। यहाँ से एक भारत की जो सेना की टुकड़ी थी, थोड़ी सी सेना की टुकड़ी थी, तो उसने उस मोर्चे को संभाल के रखा था कि भाई सुबह जैसे होगी हम लोग आक्रमण करेंगे, क्योंकि रात का समय है, रात को आक्रमण बोल दिया था 3 इधर के एरिया में। तो अब इंदिरा गांधी को ये लगा कि भाई अब आक्रमण कर दिया है तो अब लड़ाई को शुरू किया ही जाए, और ठंडी का समय आ गया था, अब पूरा हिमालय भी बर्फ से आच्छादित हो गया था, चाइना भी आक्रमण नहीं कर सकता है, और बारिश का भी समय बंद हो गया है। इसका मतलब है कि सेना को हम लोग अपनी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उतार दिया जाएगा। अब ऐसे समय में इंदिरा गांधी ने फिर मानिक शाह को बुलाया कि भाई आपने समय मांगा था और समय अब तो हो गया है, अब आप फिर उसके बाद भारत की सेना, मानिक शाह अपनी सेना के साथ लड़ाई में मैदान में उतरते हैं। जगजीत जो अरुणा है वो उस वक्त पश्चिम इधर पूर्वी कमान के क्या थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। लेफ्टिनेंट जनरल का मतलब उधर की पूरी एरिया की जितनी भी सेना होगी उसको कौन संभालेंगे, उस वक्त हमारे देश के थे जगजीत अरुणा। और उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे हमारे देश में 2 जो INS होते हैं ना, INS का मतलब इंडियन नेवल शिप, जो नेवल शिप थी उस वक्त हमारे देश में, एक का नाम था विक्रांत, INS विक्रांत नाम था, और एक इधर नाव थी जिसका नाम था INS राजपूत। क्या नाम था, INS राजपूत नाम था। तो ये जो INS विक्रांत थी ये पाकिस्तान में घुस करके यहाँ जो कराची वाला एरिया पड़ता है, इस कराची के पूरे बंदरगाह को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। यहाँ पर जितनी भी उनकी सेना टैंक थी, पूरी सेना टैंकों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया INS विक्रांत ने। बाद में इन्हीं का जब पार्ट्स बेचा गया बजाज गाड़ी द्वारा, तो प्रचार किया गया कि देखिए भाई INS विक्रांत की हम जो INS जो हमारे देश की रक्षा की है उनके लोहे का हम गाड़ी बना के बेच रहे हैं। बजाज कंपनी वाले ने खूब प्रचार किया था इसके नाम पे। फिर उसके बाद पाकिस्तान का उस वक्त जो INS था उसका नाम था INS गाजी। क्या नाम था, INS गाजी नाम था, मतलब उसका भी अपना नेवल शिप था आक्रमण करने के लिए भारत पर। लेकिन इधर जब विशाखापट्टनम, यहाँ आंध्र प्रदेश के पास विशाखापट्टनम होता है, वहाँ पर पहुंचा तो राजपूत ने बिना एक भी हथियार चलाए गाजी को क्या कर दिया, करीब इसमें 93 लोग सवार थे, 93 लोगों के साथ बिना एक भी गोला बारूद दागे INS गाजी को क्या कर दिया गया, डुबा दिया गया। मतलब एक तरीके से जल सेना से तो पाकिस्तान हार चुका था। अब स्थल भारत की जो वायु सेना थी उसने भी पाकिस्तान पे ऊपर क्या किया, पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया इधर के कब्जे में कर लिया अपने। अब पाकिस्तान बेचारा लाचार हो गया। अब ऐसे समय में पाकिस्तान ने मदद मांगी किसकी, 6 दिसंबर के आसपास मांगी मदद, 6 दिसंबर 1971 अमेरिका का मदद मांगी। और अमेरिका क्यों इसकी मदद कर रहा था, इसके पीछे की भी कहानी है, इसके पीछे की अमेरिका की कहानी है, क्योंकि 1948 से 1990 तक शीतकालीन युद्ध चल रहा था। शीतकालीन युद्ध का मतलब होता है कि दुनिया का चौधरी बनने के लिए लड़ाई लड़ना, रूस और अमेरिका के बीच में। तो रूस पे आक्रमण करने के लिए जो अपना सैनिक अड्डा बनाया था अमेरिका, वो बनाया था पाकिस्तान में, कि रूस से जब भी हमारा आक्रमण होगा तो पाकिस्तान से रूस पे आक्रमण करेंगे। और रूस ने अपना जो सैनिक अड्डा बनाया था ना, जो जिसको चीनी को कटोरा क्यूबा कहते हैं, अमेरिका से जस्ट सटा देश है क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बनाया था। तो दोनों पड़ोसी को पकड़े हुए थे। अब ऐसे समय में पाकिस्तान को मदद की आवश्यकता है, अब हार रहा है लड़ाई, तो इसने 6 दिसंबर के आसपास अमेरिका से गुहार लगाया कि भाई आप हमारी मदद कीजिए। अब ऐसे समय में मामला फंस गया कि भाई अब अमेरिका आ रहा है हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए। उस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में तांडव मचाए रखा था, कोई भी देश अमेरिका से जल्दी लड़ना नहीं चाहता था, और अमेरिका के सामने उस वक्त कोई लड़ने वाला था तो मात्र एक रूस। अब ऐसे समय में भारत के पास अब ये समस्या होगी कि भाई अब अमेरिका से कैसे लड़ा जाए। तो इधर हिंद महासागर पड़ता है, इधर कौन सा पड़ता है महासागर, हिंद महासागर पड़ता है, हिंद महासागर। और उस वक्त ये जो इधर वियतनाम कंबोडिया ये सब है, इधर ही अमेरिका का एक 7वां बेड़ा एक जंगी जहाज थी। जंगी जहाज का मतलब ये था कि जो जंग लड़ने वाली जहाज थी पानी में, शिप में, और वो भी कैसा था, न्यूक्लियस पावर से लेस था। न्यूक्लियस पावर का मतलब परमाणु से लेस था, कि अगर किसी देश पे छोड़ दे तो देश ऐसे ही तबाह। उस वक्त भारत के पास परमाणु बम पावर भी नहीं था। अब पाकिस्तान के कहने पर ये 6 तारीख से यहाँ से जो 6-7 तारीख से जंगी जहाज अमेरिका का जो 7वां बेड़ा कहा जाता है, ये लड़ाई लड़ने के लिए भारत से चल दिया। अब भारत को 8 तारीख को पता चल गया कि भाई ये जो अमेरिका का जो INS नेवल है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। अब भारत के सामने समस्या कि भाई अब कैसे उससे लड़ा जाए, बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे लड़ा जाए। अब मतलब हम लोग
जहाँ जीत हमारा होना चाहिए। और उस वक्त 1971 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था निक्सन। क्या नाम था? निक्सन। वो चाह रहे थे कि इस लड़ाई को क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, मतलब जल्द समाप्त ना किया जाए, जहाँ पर है उसी पे सीज फायर किया जाए। सीज फायर का मतलब है लड़ाई को उसी पर रोक दिया जाए। क्यों ऐसा कर रहे थे? निक्सन चाह रहा था, निक्सन इसलिए चाह रहा था कि लड़ाई उसी पर रुक जाए। इसका मतलब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश पे जितनी लड़ाई, मतलब पाकिस्तान पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का कब्जा है तो वो उसी पे बना रहे। और अपने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, मैंने बताया नहीं लेकिन किसी दिन बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है जिसमें पूरे देश के, पूरे विश्व के मुख्य रूप से 5 जो देश के पावरफुल देश होते हैं उनके अपने लोग बैठ कर के किस देश पे आक्रमण करना है नहीं करना है इस सब का फैसला लेते हैं यूनाइटेड नेशन में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, जो सबसे पावरफुल पूरे विश्व की संस्था है। तो ये हुआ कि भाई इस देश पर आक्रमण भारत को रोकने के लिए कहा जाए। 4 लोग तैयार हो जाते थे। रूस वहाँ पर क्या करता था, वीटो कर देता था कि नहीं, लड़ाई नहीं रुकेगी। जब बार बार भारत कह रहा था कि लड़ाई, भाई बांग्लादेश में पाकिस्तानी लोग बहुत अत्याचार मचा रहे हैं तो आप इस लड़ाई को रोको, तब तो आप लोग सुने नहीं। अब भारत जब जानबूझ के लड़ रहा है तो आप लोग क्यों बीच में पड़ रहे हैं? समझ रहे हैं जी? रूस भारत का एक वो मित्र है कि जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, और उस वक्त ब्रिटेन भी हमारे भारत के खिलाफ था। उस वक्त ब्रिटेन भी, क्योंकि अमेरिका के चेले हैं सब, फ्रांस जो ब्रिटेन है, ये सब जो जितने यूरोप के देश हैं अधिकतर उसमें अमेरिका के चेले हैं। तो अमेरिका ने जब कहा तो वो सब भी आएंगे लड़ाई लड़ने के लिए। और पूरा विश्व लगभग एक तरीके से कहा जाए तो भारत के खिलाफ खड़ा था, और भारत के समर्थन में सिर्फ एकमात्र देश खड़ा था, वो था रूस, जो कि भारत का एक ऐसा देश माना जाता है आज के समय में भी कि आंख मूंद पे जिस पर विश्वास किया जाता है। लेकिन वर्तमान में रिश्ते गड़बड़ होते चले जा रहे हैं। अब जैसे ही 8 तारीख को पता चला कि अब हमारे देश पे जो जंगी जहाज अमेरिका का 7वां बेड़ा आ रहा है, तो मैंने अभी बताया था कि अगस्त के महीने में इंदिरा गांधी ने राखी बांधी थी वहाँ के अमेरिका के रूस के राष्ट्रपति को। इन्होंने भी अपना खबर भेजा कि भाई मदद करनी हो तो कर दीजिए, वर्तमान में अब तो हम लोग लड़ाई में आई गए हैं, ये जंगी जहाज आ रहा है, इसको कैसे रोका जाए। भारत के पास तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि इससे लड़ाई लड़ सके। तो जैसे ही रूस को पता चला कि भारत खतरे में है, रूस का उस वक्त हिंद इधर प्रशांत महासागर में जहाज क्या कर रहा था, गश्ती कर रही थी। क्या कर रही थी? गश्ती कर रही थी। जैसे ही पता चला कि भारत पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका जा रहा है, वही जैसे फिल्म वाला एकदम सीन होता है ना, जैसे सोच लो। और ये घटना है 14 दिसंबर की, मतलब आने में टाइम लगा इसको। 14 दिसंबर की घटना हुई। जैसे ये जंगी जहाज अमेरिका के हिंद महासागर बंगाल के खाड़ी में यहाँ पर पहुंचा, लगभग भारत के ऊपर पास एकदम पहुंचने वाला था। तो जैसे फिल्म में होता है ना कि बस आपके पीछे कोई विलन है, बस आपको दौड़ा लिया है। अब ये था कि लड़ाई कैसे हो, तो इधर से सामने से, इधर बगल में से ही रूस का भी जंगी बेड़ा आया जिसका नाम था व्लादिमीर। उस जहाज का क्या नाम था? व्लादिमीर गोर्स्को करके नाम था। इधर से जहाज आया उसका और सामने इसके आके खड़ा हो गया। अब मामला गंभीर। और जो रूस की जो जहाज थी, जो व्लादिमीर जो मैंने बताया, ये भी परमाणु से लैस था, एटम पावर से लैस थी। और रूस की सेना ने कहा कि अगर आपने आक्रमण किया भारत पे तो इसका मतलब आप मुझसे भी लड़ना होगा। अब ये दुनिया के सामने मामला फंस गया सबके सामने कि भाई दोनों परमाणु वाले लड़ेंगे अगर देश, तो पूरा दुनिया तबाह होगा। अब ऐसे समय में दुनिया के बड़े बड़े देश सामने आए कि भाई इस मामले को जो छोटे ये आपस में लड़ रहे हैं, भाई इसे विश्व का मुद्दा बना रहे हो। तो दोनों देश क्या हुए, यहाँ से ब्रिटेन ने समझाया कि देखो भाई उनका आपसी मुद्दा समझ लेने दो, तुम लोग लड़ाई को क्या करो, बंद करो। भारत चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी लड़ाई को समाप्त करके एक नया देश पैदा किया जाए। तो 14-15 दिसंबर को अमेरिका और रूस दोनों मान गए, दोनों पीछे लौट गए। और भारत ने दिन दहाड़े क्या कर दिया, इनको हराया। और फिर 16 दिसंबर के दिन शाम के वक्त जो उस वक्त पाकिस्तान के जो यहाँ पर सेना के जो हेड थे, उस व्यक्ति का नाम था जनरल नियाजी। क्या नाम था? जनरल नियाजी। जनरल नियाजी जो था वो करा था कि नहीं, मैं आखिरी व्यक्ति, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये लड़ाई चलेगी, लड़ाई मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन जो हमारे देश के मानिक शाह थे, इन्होंने कहा कि देखिए भाई, अगर पाकिस्तान अगर प्रेम से सरेंडर करता है तो पूरे सम्मान, पूरे इज्जत के साथ उनको क्या किया जाएगा, हम लोग अपने कब्जे में लेंगे। नहीं मान रहा था। फिर 2 घंटे बाद
मानिक शाह ने अपने जगजीत अरुणा को भेजा, कहा कि जाओ भाई उसको सरेंडर करवाओ। नियाजी के पास गए, जो बड़ा ऐठ कर बोल रहा था, फिर कहा ठीक है भाई हम सरेंडर करते हैं। जनरल नियाजी ने कहा अपना बंदूक इनको थमाया। सोचिए कितनी इसके लिए शर्म की बात है कि जब कोई देश का जो सेनापति, सेना का हेड होता है, वो जब कागज़ पर दस्तखत करेगा कि नहीं हम हार रहे हैं, और अपनी बंदूक जो है किसी दूसरे दुश्मन देश की सेना के हाथों में दे, तो कैसा शर्म होगा, आंखों में कितनी पानी होगी। बस वो हल्के, चूँकि अब इन लोगों ने गलती की ही थी, जब प्राइम मिनिस्टर बनाना था तो नहीं बनवाए, तो अब लड़ाई हो ही गया है। तो जनरल नियाजी अपने 93,000 सेना के साथ, कितनी, एक दो नहीं, लगभग 1 लाख, 93,000 सेना के साथ सरेंडर किए जगजीत अरोड़ा के सामने कागज़ पे हस्ताक्षर करके। अब 93,000 सेना इनके, हमारे भारत के हाथों में थी, और बांग्लादेश में, और इनको पकड़ लिया गया, और एक तरीके से ये युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। और भारत 16 दिसंबर के दिन दुनिया से कहा कि मुबारक हो, एक नया देश पैदा हुआ है, और विश्व के नक्शे पे एक नया देश जन्म लिया, जिसको कहते हैं बांग्लादेश कहा जाता है, बांग्लादेश कहा जाता है। फिर उसके बाद 1972 में, और देखिए जो पाकिस्तान में मैंने कहा कि जो कई पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसके जो हेड थे जिनका नाम था जुल्फिकार भुट्टो, उनको बना दिया गया। याहिया खान की जगह उनको क्या बना दिया गया, इनकी जगह अब हेड बना दिया गया जुल्फिकार भुट्टो को। किसको बना दिया गया, जुल्फिकार भुट्टो वहाँ के अब हेड बने, और नूरुल आमीन को भी उनके पद से हटा दिया गया। और 1972 में यही जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए। इनके साथ इनकी पुत्री भी थी जिनका नाम था बेनजीर भुट्टो, बाद में पाकिस्तान के जो कि क्या बनी थी, प्राइम मिनिस्टर, और उनको भी बम से उड़ा दिया गया। तो 2002-3 के वक्त में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और उनको भी बम से उड़ा दिया गया। ऐसा देश है पाकिस्तान। भारत की इंदिरा गांधी जैसा हाल हुआ था, जैसे इंदिरा गांधी को तो गोली मार दिया गया बाद में, और बाकी इनके साथ इनको बम से उड़ा दिया गया था, और हम लोगों को पता था, बड़ा अच्छे से याद है। तो ये जुल्फिकार भुट्टो भारत में आए थे समझौता कराने के लिए। समझौता का मतलब कि चलिए भाई हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, अब हमारी और आपकी जितने भी विवाद होंगे, हम लोग आपसी समझौते से क्या करेंगे, उस विवाद को दूर करेंगे, और सेना जो हमारी आपने पकड़ी है वो सेना हमारी छोड़ दीजिए। उस वक्त कहा जाता है बहुत लोगों से कि हमारे भारत के पास एक ये मौका था, उस वक्त ये जो ये समझौता जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था, शिमला में हुआ था। और कब हुआ था, 1972 में, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में, ये याद रखना। उस वक्त ये कहा जाता है कि जो हमारे देश के पाकिस्तान के कब्जे में जो ये एरिया है, जिसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जैसे कहा जाता है, कश्मीर का वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में करके रखा है 1948 से, इसे कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, जो लाइन है, उस लाइन को कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। हिंदी में फुल फॉर्म में LOC का क्या नाम है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंदिरा गांधी का उस वक्त चाहती तो इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया जाता, विवाद समाप्त हो जाता। तो जुल्फिकार भुट्टो उस पर तैयार नहीं थे, चूंकि भारत के पास जीते थे ये लोग, तो भारत के पास 93,000 सेनाएं थी, तो हम लोगों को पूरा मौका था। तो उस वक्त ये बात थी कि चाहते तो भारत इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा घोषित करके मुक्त हो गया होता। और जो इधर का जो COK मैंने लिखा है, तो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कश्मीर ने अपने कब्जे में, चाइना ने अपने कब्जे में करके रखा है, उसे कहते हैं चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके साथ जो रेखा है इसे कहते हैं LAC। तो ये सिर्फ मैंने ऐसे ही लिख दिया, बाकी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये था। तो ये फिर उसके बाद उनके 93,000 सेना को छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद कहा गया कि भाई चलिए बाद में हम लोग उसी रेखा को क्या कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रेखा। देखो बातें तो बहुत कुछ छूट गई है, फिर किसी दिन बनाएंगे, लंबा वीडियो इस पर बनाएंगे, तो फिर बातों को डिटेल में समझाएंगे, लेकिन बहुत कुछ बातें मैंने समझा दिया है। तो बस आज इतनी ही बातों के साथ इस कहानी को ख़त्म करते हैं। जिन्होंने भी इतने ध्यान से अगर वीडियो देखा होगा उन सभी को धन्यवाद। गुड नाइट। और अपना कमेंट दीजिएगा ज़रूर इस वीडियो पर, जिनको अच्छा लगे अपना वो कमेंट दीजिएगा ज़रूर।